नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठाइए। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है, आपके आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ या किसी भी राज्य की जो हिंदी की परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी हैं। इसमें आज का प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है: टी.एस. तोशितोरी, सुनीत कुमार चटर्जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं प्रकाशन कई खंडों में जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के संपादन में अध्यक्षता में हुआ था। और इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। और ये जो है कालक्रम का प्रयास इसमें इन्होंने किया है। और यह प्रकाशित होती है 1889 ईस्वी में। 1888 में ईस्वी में जो दिया है 1888 ईस्वी, ये एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित होती है, एक विशेषांक के रूप में, लेकिन पूर्ण रूप से यह 1889 में प्रकाशित होती है। फिर है हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा अनुभाग। तो तकनीकी शब्दावली यहाँ दिया भी हुआ है, तो ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। और 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्न आता है किस सन में हुई थी, तो ये 1961 ईस्वी में। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बांग्ला भाषा से। तो ये है ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत शाहजहाँपुर। इसमें जो है पीलीभीत, ये सब तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में कुमाऊनी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। कुमाऊनी भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। और यह अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रानीखेत नैनीताल में। फिर अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। भोजपुरी भाषा बांग्ला भाषा से समानता रखती है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। तो खड़ी बोली मेरठ, बुलंदशहर, इन सब जगहों पे बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी। फिर अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली है। अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है। फिर अगला प्रश्न है, वाक्य संगठन की दृष्टि से भाषा है अंग्रेजी भाषा की भांति अयोगात्मक, अविभक्ति या स्थान प्रधान है।
संस्कृत भाषा की भात योगात्मक, तो यहाँ पे हम योगात्मक काटेंगे क्योंकि हिंदी भाषा जो है वियोगात्मक है। सविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। और अच्छा, तो ये ऑप्शन सही होगा। मुक्त कह रहे हैं तो हाँ, ये मुक्त है। हिंदी भाषा जो है योगात्मक, सविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। अंग्रेजी भाषा की भांति अयोगात्मक, अविभक्ति या स्थान प्रधान है। हिंदी भाषा जो है वो वियोगात्मक है, तो यहाँ योगात्मक मुक्त का मतलब हो गया कि वो वियोगात्मक है। फिर बंगला भाषा की भांति अयोगात्मक, अविभक्तक तथा या स्थान प्रधानता की दशा को पार कर फिर से सविभक्तता की ओर बढ़ रही है। चीनी भाषा की भांति एक एक अक्षर में ही पूरे पूरे वाक्य का बोध कराने की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पे यही सही होगा कि संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, संस्कृत भाषा जो है योगात्मक है और हिंदी भाषा जो है उपयोगात्मक है। सविभक्तक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक एवं मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों को सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय दो पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो ये संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, वह है कारक। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी में परसर्ग जो है या कारक जो है 8 हैं। यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ, ये हम सब जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं अपना काम आप करता हूँ, इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप पद है। तो हम सभी जान रहे हैं कि आप और मैं ये निजवाचक सर्वनाम है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के कारण। देखिए, आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसका जो भी पैटर्न होगा वो टीजीटी 2021 के प्रश्न या पीजीटी 2021 के प्रश्नों की तरह ही होगा। अब साधारण प्रश्न ही पूछे जाते हैं, प्रश्न तो उत्तर वही रहता है, लेकिन प्रश्नों की जो बनावट है वो थोड़ी कठिन कर दी जाती है। तो इस तरह के प्रश्न अगर हम हल करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के। तो ये चूँकि देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है तो इसके कारण ये परिपूर्णता नहीं पा सकी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? 4 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, देशीय और विदेशी। तो इस तरह से ये शब्द संपदा में तत्सम, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, देशीय और विदेशी। हिंदी कवियों रचनाकारों के संबंध में गारसा दी तासी ने 1839 में, फिर मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में, शिव सिंह सेंगर ने 1883 में, जॉर्ज गियर्सन ने 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम के बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह सभी पूर्ववर्ती इतिहास के ग्रंथों से विशाल है। इसमें रचनाकारों को कालक्रमानुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। इनका ग्रंथ भले सबके बाद में आया, लेकिन इसमें इन्होंने कवियों को उनकी जन्मतिथि के अनुसार अपने ग्रंथ में रखा है, जिससे चीज़ें जो है वो बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पाया गया हो।
भाषा सुबोधता की दृष्टि से उसकी सभी विभाषाएं सुबोध हैं। हिंदी के सभी समीक्षकों ने उसे एक भाषा के अंतर्गत ही माना है। आज भी उसकी सभी विभाषाओं में एक ही स्तर की श्रेष्ठ रचनाएं की जा रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पाया गया हो। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था। और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्धकाल एवं चारण काल, संध एवं चारण काल, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विभाजन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था। और अन्य हम देख ही लिए हैं, ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। राहुल सांकृत्यायन इसमें सिद्ध सामंत काल कहा था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के अनुसार नामकरण किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। रमाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। फिर है विद्यापति की भक्त श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया है, तो ये आदिकाल के अंतर्गत इनकी रचनाएं भी आएंगी। फिर अगला प्रश्न है, आला खंड का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये परमाल रासो से लिया गया है और इसके रचनाकार जो है वो जगनिक है। पृथ्वीराज रासो दिया है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की थी। और यहाँ पे परमाल रासो की जो बात हो रही है, परमाल आला खंड का जो सर्वप्रथम प्रकाशन जो कराया था वो चार्ल्स इलियट ने कराया था सन 1865 ईस्वी में। महुवर बुझे कुसुम रस कब कलास छड़ल, सज्जन अपर उ आर मन दुज्जन नाम मैल। ये पंक्ति विद्यापति की है। और यहाँ पे विद्यापति के उपनाम दिए हुए हैं, अभिनव जयदेव, नव कविशेखर, पंचानन, कविशेखर, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, कवि कंठाहार और दशावधान। और विद्यापति के बारे में हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें भक्त कवि, हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना था। भक्त कवि में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इधर श्रृंगारी कवियों में मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी। और रहस्यवादी में जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र और जनार्दन मिश्र। आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए हिंदवी कहा था अमीर खुसरो ने। फिर अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस में आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग था चारण कवि, अष्टछाप के कवि, काव्य शास्त्र के आचार्य कवि,
घुमंतु प्रवृत्ति के लोक कवि। तो श्रृंगार रस के आकंठ में डूबे हुए आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा की है वो चारण कवियों ने की है। यहाँ पे दो चीज़ें आप पकड़ लीजिए, श्रृंगार रस और आश्रयदाता। यहाँ पे चारण कवि हो जाएंगे। अष्टछाप कवि जो है किसी के आश्रय में नहीं थे, ये वृंदावन में रह के राधा कृष्ण के भक्त में अपनी रचना करते थे। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू हैं। और अपभ्रंश स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। और स्वयंभू ने अपनी स्वयं की भाषा को देसी भाषा कहा है। इनकी रचनाओं में पौंचर्यु, ऋक्षणिमचर्यु और स्वयंभू छंदस है। पयमचरु ये पूछा जाता है किस पर आधारित है, तो ये राम कथा पर आधारित है और इसमें कुल 5 कांड हैं। इसमें कुल 5 कांड हैं। राम सिंह की रचना है पाहुण दोहा। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। कुशलाभ की रचना है ढोला मारूरा दूहा। देखिए यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हुई, ढोला मारूरा। फिर प्रश्न है कि निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो यहाँ पे आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैयों की भक्ति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो काव्य सर्जना सर्वाधिक जो इनकी जो है प्रभावित हुई थी वो नाथों और सिद्धों से प्रभावित हुई थी। चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। कुतुबुन की रचना मृगावती और मंझन की रचना मधुमालती और मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा आदि। फिर अगला प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिदास थे। भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। इसमें 200 कवियों का जीवन परिचय 316 छप्पय छंदों में दिया गया है। नाभादास अग्रदास दोनों ही राम भक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। सुंदर दास जो हैं वो संत कवियों में आते हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात कि भक्तमाल पर टीका किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्रिया दास ने। और उनकी टीका का नाम क्या था? तो रस बोधिनी। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह कुंभन दास की पंक्ति है। इसमें नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि तुलसीदास जो है वो राम भक्त कवि हैं। कुंभन दास, परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य, नंददास जो है वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। और हिंदी नई चाल में ढली यह 1873 में इनका कथन आया था। रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्र हिंदी कहा था। साथ ही उन्हें सिद्ध वाणी का सरल सहृदय कवि भी कहा है। इतनी चीज़ें रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कही है। फिर अगला प्रश्न है
द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो हम सभी जान रहे हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। इन्होंने सरस्वती का संपादन किया था। कब किया था कमेंट करके बताइएगा। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंदन पंत की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। तो ये दिखाई पड़ी थी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, और अगर आए कि छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है तो ये मुकुटधर पांडे हैं। इन्होंने सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में या 4 भागों में एक लेख प्रकाशित कराया था। कहाँ से प्रकाशित कराया था? जबलपुर से। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।